हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग जी गुरप्रीत जी, विकास, सुमनप्रीत, मुस्कान, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग अमित। जी, जैमसी की सुखा, आप सुखा कालवा तो नहीं है? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन जगजीत, आप सुनाएं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है संविधान में? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? नो वेयर। अमित का ये आंसर आ चुका है, कहीं नहीं। देख लो भाई, संविधान में कहीं लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर?
हाँ जी, किसी और का आंसर? किसी का आंसर नहीं है? हाँ जी, किसी और का आंसर? हाँ जी, है कोई जो आंसर दे सके? चलो, तो बिल्कुल सही कहा है अमित ने। और अमित का पहली बॉल पे 4 संविधान में कहीं नहीं मिलता। हाँ जी, गुड इवनिंग तमन्ना। तो फिर ये किसने बनाया है? कहीं नहीं है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी नहीं है। ओके, हाँ जी जगदीत, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको भी ग्रेट 4। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? कैन यू डिफाइन इट? और डज द पार्लियामेंट और द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन इट और नॉट? उसने डिफाइन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है जहां पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी ने कोई डिफाइन नहीं किया। तो जजेस अपने दिमाग से इंटरप्रिटेशन देते हैं कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये चीज सही है या गलत है। बिल्कुल सही बताया आपने। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने जिस दिन ये आपको चैप्टर कराया था उस दिन मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी कि मान लो आपका ये घर है, ठीक है, घर में ये 1 2 3 रूम है, एक किचन बना हुआ है, ये वॉशरूम बने हुए हैं, जो इनकी नींव है, बेस है, आप उसको नहीं उखाड़ सकते। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप घर के ऊपर एक रूम ऊपर बना लीजिए, ऊपर किचन बना लीजिए, कुछ कर लिए, आप ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो घर की नींव है, आप उसको रूट आउट नहीं कर सकते, आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल पूरी तरह। तो ये जजेस देखेंगे, ये जजेस देखेंगे कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, डी इज करेक्ट आंसर। हम देखते हैं कैसे। रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे भाई पहली ऑप्शन तो सही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो जो संविधान किस चीज के लिखे, किस चीज को चलाने के लिए लिखा गया है? डेमोक्रेसी को। संविधान के मुताबिक तो देश चलता है, डेमोक्रेसी को बनाए रखना संविधान का क्या है? मूल मंत्र है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी
तो लाइफ भी नहीं रहेगी। आप मुझे एक एग्जांपल दो, अब वर्ल्ड में एक देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो कौन सा देश है? तो म्यांमार बिल्कुल सही आंसर है, म्यांमार। ये रितेश, जोबनप्रीत और वीना, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को बनाए रखता है, सरकार के ऑर्गन को डिफाइन करता है, इलेक्शन को डिफाइन करता है कि इलेक्शन कितने समय के बाद होंगे, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी खत्म होगी तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर क्या होगा? हम इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप आ गई तो कंपटीशन नहीं होगा, पहला काम हमारी क्लास बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी हमारी क्लास? सोचो आप, जो आईएएस आईपीएस लगेंगे वो डिक्टेटर, जो उनके बड़े बड़े चमचे होंगे, कड़छे होंगे, ठीक है, उनको ही लगाएगा, ठीक है। तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े बड़े स्पून हैं, बड़े बड़े चमचे हैं, बड़े बड़े कड़छे हैं, ठीक है, तो वो उनको ही लगाएंगे, ठीक है। तो फिर ये कंपटीशन नहीं होगा, नो फंडामेंटल राइट्स होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, जिसको भी गोली मार दो, ठीक है। आप नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल देखते हो, जो वहाँ के लीडर है जिम कॉम, ठीक है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, हाँ जी, किम जोंग, चलो जो भी है, वो मोटा सा, ऐसा लगता है उसके मुंह में जैसे कोई मक्खियाँ, हनी बी ने काटा हो, बड़ी सूजन सजन है उसके चेहरे पे, ठीक है। वो कहता है इसको गोली मार दो, तो वो गोली मार देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आईएएस आईपीएस का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता, आप हेयर स्टाइल भी किम किम जोंग जैसे रखेंगे, ठीक है, आप उसकी तरह जैसे वो बातें करता है आपको वैसे ही स्टाइल मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बना के रखता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। दूसरा, सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर करेक्टर है, सेकुलर करेक्टर का मीन्स क्या है कि हमारा संविधान सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। किस आर्टिकल में लिखा है कि सभी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिफरेंशिएट नहीं करता? किस कौन सा आर्टिकल कहता है कि स्टेट कोई डिफरेंशिएट नहीं करता किसी रिलीजन में? अभी चेक करते हैं आपका ज्ञान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। किस आर्टिकल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, स्टेट कोई डिफरेंशिएट नहीं करता रिलीजन में? पता नहीं है? अरे भाई ठीक बात नहीं है आप लोगों में। 30 रॉन्ग आंसर है, 30 नहीं है। 15 आंसर हो सकता है, 15 आंसर है, 15 आंसर बिल्कुल सही है। एक आर्टिकल और है, दो आर्टिकल और है। 26 नहीं है भाई, 25th, 25th आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, 25th हो सकता है, 26 में मैनेजमेंट है, 26 में मैनेजमेंट है धर्म की, कि आप संपत्ति खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं आप,
ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनका मैनेज कर सकते हैं आप अपने ढंग से। ठीक है, 26 नहीं है, 25 हो सकता है, लेकिन और आर्टिकल भी हैं। 25 आएगा एक 27 और 28, 26 को छोड़ के। तो ये जोबनप्रीत का सही आंसर आया 28, 28 है। तीसरा क्या कहता है, डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्होंने डिवीजन वर्ड बोला है कि दोनों दोनों का बंटवारा, डिवीजन करना फंडामेंटल राइट की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है डिवीजन का, सिर्फ डिवीजन डिवीजन लिखा है इन्होंने वर्ड। और फोर्थ, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल शब्द मिलता है संविधान में कहीं? फेडरल शब्द, इज फेडरल डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं नहीं डिफाइन। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है क्या? ड्यूल गवर्नमेंट। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है या यूनिटरी गवर्नमेंट है? हमारे देश में फेडरल, प्योर फेडरल है जहां यूनिटरी गवर्नमेंट है? बोथ मिक्स है, बिल्कुल सही है, बहुत बोथ मिक्स है। जब इमरजेंसी लगती है तो एक ही सरकार रह जाती है देश में। ठीक है, इमरजेंसी नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्वेशी फेडरल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, कहाँ से लिया गया हमने कंसेप्ट? ये फेडरल का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है? ये मिक्स वाला 50-50 वाला। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, शन्ना यूएसए, और सुमनप्रीत यूएसए, और जोबनप्रीत यूएसए, और अमित यूएसए। इन सभी का सही आंसर नहीं है, सभी के 10-10 लड्डू वापस लेते हैं हम। यूएसए से ही नहीं है, यूएसए से हमने नहीं लिया फेडरल स्ट्रक्चर। कई बार हम पता क्या करते हैं कंपटीशन में, चलो सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन पड़ोसी से पूछ के कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन पड़ोसी से पूछ लिए, वो गलत हो गए तो कंपटीशन से बंदा क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है, तो हाँ जी, ये ग्रेट सिक्सर बाय मीनू सागर। और मीनू, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। इन सभी के लड्डू मीनू को मिलते हैं, मीनू सागर को। कनाडा, आज का सबसे बड़ा लंबा सिक्सर, कनाडा। तो इनका डी आंसर आ गया 1, 2 और 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का आंसर क्या है? कहते पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड द पावर टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते जो पावर है अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में, उसके पास पावर नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करने की। तो मुझे ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में
आर्टिकल 368 दिया है, किस पार्ट में, किस पार्ट में दिया है ये बेसिक स्ट्रक्चर, किस पार्ट में दिया है? सॉरी, ये आर्टिकल 368 नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अमित 20, रितेश 20, रबिका 20, अमित, रितेश, रबिका, तमन्ना, सभी के आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। ट्वेंटी में दिया है आर्टिकल 368। हम याद कैसे रखेंगे? जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पार्लियामेंट पे चेक लगाता है। ये 420 सुना है आपने? 420 बहुत फेमस है, ठीक है, मूवी भी बनी है, आंटी 420, ठीक है, अंकल 420, इतने ऐसे करके मूवी भी बनी है, ठीक है। तो ये 20th पार्ट में है, मैंने ऐसे ऐसे याद किया है, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, थोड़ा निमोनिक मेथड से थोड़े फैक्ट याद करने पड़ते हैं। ये पार्लियामेंट कहता है कि हमारे साथ 420 नहीं करनी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई ऐसा लॉ नहीं बनाना, आपने ऐसी अमेंडमेंट नहीं करनी, ठीक है, जो 420, जिसमें 420 हुए, ठीक है। तो ये 20th पार्ट में है ये, ऐसे आप याद रख लेना। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो राइट टू इक्वालिटी है, कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। देखो ये गलत है, राइट टू इक्वालिटी है जो, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मकसद है, मेन पर्पस है, वही खत्म हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर कंपटीशन फेयर नहीं होगा, ठीक है। सरकार कहे कि जी कुछ बंदे हमारे यूपीएससी का पेपर नहीं देंगे, 1000 बंदा रखना है, मान लो यूपीएससी में सिलेक्ट करना है ऑफिसर, उसमें आधे लोग हमारे होंगे जो नॉन ऑफिशियल होंगे, पोलिटिकल बंदों को लगाया जाएगा आईएएस आईपीएस, ऐसा हो सकता है? नहीं। राइट टू इक्वालिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या आ गया? सी। हाँ जी, सी इज क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड का आंसर क्या है? बी। The power of Parliament to amend the Constitution of India as constitution power was laid down under Article 368 by कौन सी अमेंडमेंट द्वारा पार्लियामेंट की पावर दी गई पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? उनकी ये संवैधानिक पावर है अंडर आर्टिकल 368 में। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, 24th अमेंडमेंट थी ये। किस साल हुई थी, किस प्रधानमंत्री ये लेके आए, कौन? हाँ जी, किस प्रधानमंत्री ने ये अमेंडमेंट की थी, किस साल? बिल्कुल सही है, 1971। 1971।
इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। क्या था 24th में? दो चीजें मेन थी, वो दो दो चीजें बताएं, दो प्रोविजन बताएं जो बहुत फेमस थी 24th में। कौन कौन सी जो चीजें थी 24th में? बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट को डिल्यूट भी कर सकती हैं। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या थी? एक और खास चीज थी, वो क्या थी? तो ये विक्रम का बिल्कुल सही आंसर है, प्रेसिडेंट असेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू है। राष्ट्रपति के सामने जो भी ये अमेंडमेंट बिल रखा गया, राष्ट्रपति उसे विद होल्ड नहीं कर सकता, उसे वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए। उनको ही हैज और शी हैज टू साइन ऑन इट। ठीक है, उनको मैंडेटरी किया गया, उनको मजबूर किया गया कि हम कुछ भी लिख के लाएं, आपने देखना नहीं है, आंखें बंद करके साइन करने हैं। ठीक है। तो इंदिरा बड़े जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप कह लो कि बनने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सन हम कैसे याद रखेंगे? 1971 24th अमेंडमेंट, कोरिलेशन मेथड से हम कैसे याद रखेंगे, बोलो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित, आपका ग्रेट सिक्सर, बहुत लंबा सिक्सर। लिबरेशन वॉर 1971 जो बांग्लादेश के साथ हुई थी। पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, हमने बांग्लादेश देश बनाया, पहले ये पाकिस्तान था, हमारे ईस्टर्न साइड ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान का भी बेसिक स्ट्रक्चर हिला दिया था इसमें। पता लग गया पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हिल गया? जो उन्हें पाकिस्तान मिला था हमने खत्म कर दिया 1971 में। ठीक है, अभी अभी प्रेसिडेंट वहां पे जाके आए, आप सबको पता होगा, बांग्लादेश की यात्रा करके वहां हसीना को मिलके आए हैं, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, शेख हसीना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो उनके जो डैडी थे मुजीबर रहमान, उनकी शायद बर्थ एनिवर्सरी थी कि डेथ एनिवर्सरी, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वहाँ वो भी, वहाँ उनको होमेज दे के आए हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये बांग्लादेश बना। ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया कि हमारे से आर्मी लो। ठीक है, तो हमने याद कराया। ठीक है, तो इंदिरा ने दो बेसिक स्ट्रक्चर हिला दिए। एक तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हिला दिया 24th अमेंडमेंट करके, और दूसरा पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर उड़ा दिया, क्योंकि जो उनको पाकिस्तान मिला वो भी खो लिया, वो भी छीन लिया। तो आप 24th अमेंडमेंट को मुझे लगता है कि आप नहीं भूलेंगे। आप बोलो, आप बहनों भाइयों, भूलोगे या नहीं भूलोगे? बोलो, आपको समझ आया या नहीं आया? तेल की कीमतें घटी जा बड़ी, नहीं नहीं सॉरी, तेल की कीमतें नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया या नहीं आया?
इसका आंसर क्या आएगा? सी, सी फॉर बिल्ली। फोर्थ का आंसर बताएं क्या है? फोर्थ का In which case did the Supreme Court pronounce the judgment for the first time that basic structure of the Constitution can't be amended by Parliament? तो ये केशवानंद भारती केस में डिसाइड हुआ। केशवानंद भारती केस के दो तीन रिकॉर्ड हैं। क्या रिकॉर्ड हैं ये केशवानंद भारती केस का? एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है केशवानंद भारती केस का। क्या रिकॉर्ड है वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित। आपका ये लॉन्गेस्ट सिक्सर, सबसे लंबा समय इस पे डिबेट चली कोर्ट में। सबसे लंबा समय कितना समय चली डिबेट, पता किसी को? कितना, कितने लंबे समय? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितने जज थे? विक्रम आपका भी अच्छा ज्ञान लगता है मुझे। कितने जजेस का बेंच था? 68 है या 69 डे? एक सेकंड, सॉरी, मैं थोड़ा चार्ज पे लगा दूं एक सेकंड के लिए। 13 जजेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 13 जजेस इज करेक्ट आंसर। दूसरा कौन सा केस है जिसपे ज्यादा लंबा समय तक बहस चली? उसका नाम बताएं, इतने में मैं चार्जर लगाता हूं। ठीक ठीक। हाँ जी, तो आंसर है अयोध्या केस, बिल्कुल सही है। तो ये दूसरे नंबर पे रहा। ये एक मुझे और बताएं क्वेश्चन कि ये केशवानंद भारती, ये किसका नाम था? कहां से था इसको? क्या इसकी प्रॉब्लम क्या थी केशवानंद की?
अभी इनकी आई थिंक लास्ट ईयर डेथ हुई है इसकी। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? क्या प्रॉब्लम्स थी केशवानंद की? चलो मैं बताता हूं। एक मठ था, ठीक है, केरला में, हिंदू रिलीजन को ये मठ, मठ उनका एक मंदिर कह लो आप। उसकी जमीन थी बहुत ज्यादा। सरकार ने लॉ पास करके उस जमीन को लोगों में बांट दिया। तो केशवानंद भारती जो साधु संत थे उस मठ के, ठीक है, वो कहते हैं कि 26 आर्टिकल कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो ये कोर्ट चले गए। तो ये मैटर पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी कि देखो आपके पास पावर है, आप फंडामेंटल राइट को भाई चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उनके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो ये मामला था केशवानंद भारती केस का। अभी अभी डेथ हुई है, आई थिंक लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है केशवानंद भारती की। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का, ओके, फिफ्थ का आंसर क्या है? हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डी। डी इज करेक्ट आंसर। हम स्टार्टिंग, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है कि ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। आप सिक्स्थ का आंसर बोलें, सिक्स्थ का आंसर क्या है? हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। लो जी, ये सभी का आंसर गलत आ रहा है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर सी है, ये 24th अमेंडमेंट है। 24th अमेंडमेंट कहते हैं आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा 368 में। देखो आप, संविधान चेंज करने वाले भी कितने समझदार लोग हैं, ठीक है। तो ये 24th अमेंडमेंट बहुत बदनाम है, आप कह लो मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, ठीक है। तो ये 24th अमेंडमेंट बहुत बदनाम है, ठीक है। क्यों बदनाम है कि आप देखो कि आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होता 368 पे। क्या मीनिंग है इसका? कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 वो अप्लाई नहीं होगा 368 पे, कि 368 के तहत हम कोई भी संविधान में अमेंडमेंट लाएं तो भाई ये 13 तो काम ही नहीं करेगा, ये तो डेड ही हो जाएगा। ये
अच्छी बात थी क्या? नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थी। ये 24th अमेंडमेंट की फीचर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट बिकॉज दीज आर। तो ये डी इज बिल्कुल सही आंसर है। 7 का डी आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस प्रॉम्प्टेड पार्लियामेंट टू एनेक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? बिल्कुल सही है। प्रॉम्प्ट होता है कि किस किस केस की वजह से, ठीक है, किस केस की वजह से पार्लियामेंट को 24th अमेंडमेंट लानी पड़ी इंदिरा को, किसकी वजह से? गोलखनाथ केस, बिल्कुल सही आंसर है। ये अमित का ये आंसर, ये गोलखनाथ केस की वजह से पार्लियामेंट को 24th अमेंडमेंट लानी पड़ी। गोलखनाथ केस, ये करेक्ट आंसर है। अमित और सारा का सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। गोलखनाथ केस किस किस ईयर की बात है? गोलखनाथ केस 1967, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गोलखनाथ केस में क्या डिसाइड हुआ? मैंने आपको जिस दिन ये चैप्टर कराया था, मैंने एक निमोनिक मेथड बताया था इसको याद करने का। वो निमोनिक मेथड क्या है, सुन लीजिए आप। गोल गोलक क्या होता है? तिजोरी होती है, गल्ला होता है, जो किसी भी शॉप में एक गल्ला होता है जिसमें दुकानदार अपने जो भी किसी से पैसे लेता है उसमें डालता है, उसे गोलक कहते हैं। पंजाब में उसे गोलक कहते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने वर्ड गोलक, सुना है आपने गोलक? ठीक है, तो दुकानदार अपने गोलक को हाथ नहीं लगाने देता। बोलो कि कोई भी व्यक्ति आकर उसका गोलक चेक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी है, उसका पर्सनल पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या डिसाइड होया गोलखनाथ केस में कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट की तरफ देख भी नहीं सकती। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास नहीं है। ये गोलखनाथ केस में डिसाइड हुआ। तो जब ये केस डिसाइड हुआ, एक्चुअली ये वॉर थी बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में ये बहुत बड़ी वॉर चली। ठीक है, तो कहते चलो भाई, इंदिरा बहन जी को गुस्सा आ गया, तो वो 24th अमेंडमेंट लाई गोलखनाथ केस के बाद। ठीक है, हाँ जी, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? वो कहते हैं कि आपने कह दिया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, तो चलो भाई हम 24th अमेंडमेंट लाते हैं। ठीक है, तो फिर पता ही है आपको, जो बहनों की जिद हो जाए। हाँ जी, 9th का आंसर क्या है? कहते बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पावर ऑफ अमेंड डज नॉट इंक्लूड पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते इसका मीनिंग क्या है कि जो शक्ति है संविधान को शोधने की, उसमें संविधान को एब्रोगेट एब्रोगेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। एक इंग्लिश का वर्ड है एब्रोगेट, मैं अब याद कराता हूं। अब एब्रोगेट, एब्रोगेट क्या होता है? खत्म करना होता है, खत्म करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय का सिनोनियम है ये एब्रोगेट। और मैंने लाइफ में एक बार याद किया था इसको, अब रो गेट पे बैठ के। ठीक है, जब किसी का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है,
तो वो व्यक्ति रोएगा गेट पे बैठ के, एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स डिस्ट्रॉय। तो ये दोनों सही है, और पहले को ये डिफाइन करता है स्टेटमेंट नंबर 2, इसलिए आंसर हो गया ए। हाँ जी, क्लियर है सभी को? अब आ जाओ 10th में। 10th क्या है? हाँ जी, 10th का आंसर क्या है? कहते सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड प्रोविजन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट व्हिच एनलार्ज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑन द ग्राउंड दैट अमेंडमेंट एब्रोगेटेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी आंसर है, क्योंकि इसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, 368 को एनलार्ज, उनकी पावर्स को, स्कोप को एनलार्ज किया गया, तो इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये अब एक इसमें और केस दिया, एक शंकरी प्रसाद केस है, ये किस ईयर में आया शंकरी प्रसाद केस? हाँ, 1951। ये पहला केस था आजादी, देश की आजादी के बाद 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट हुई, फर्स्ट अमेंडमेंट। ये फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर था, फर्स्ट अमेंडमेंट। आप मुझे बताएं फर्स्ट अमेंडमेंट क्यों की, और संविधान में इसका असर क्या हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट का? हाँ जी बोलो। राइट टू प्रॉपर्टी रिपेल नहीं किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट में, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अमित जी आप। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था बताओ मुझे। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट से कुछ और हुआ, वो क्या हुआ? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। चलो मैं बताऊं फिर। फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, 9th शेड्यूल। आप शेड्यूल बोलो, स्क्यूल बोलो, ठीक है। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया पहली बार, जिमीदारा प्रथा खत्म की गई। ठीक है, जिसके पास जमीन थी, जमींदार के पास, बड़े बड़े जो ब्रिटिश ने क्रिएट किए थे उनको खत्म किया गया, उनकी जमीन खोई गई, उनसे छीनी गई। ठीक है, वो गरीब लोगों में बांटी गई। ठीक है, तो जितने भी लॉ बने, लैंड रिफॉर्म्स लॉ कहते हैं इसे, वो 9th शेड्यूल में डाले गए। ठीक है, तो गोरखनाथ, सॉरी, ये शंकरी प्रसाद, ये बिहार का एक किसान था, जिमीदार था, इनकी सारी जमीन छीन के लोगों को दे दी। ठीक है, तो भाई ये इनका गुस्सा भी जायज था। आप सोचो, आपके पास कोठी है, कार है, ठीक है, आपके पास कोई 10 एकड़ जमीन है, तो सरकार अनाउंस कर दे कि कल को आपकी कोठी, कार, सारा आपके सामान, ठीक है, लोगों में बांट दिया जाएगा, तो आपको कैसा नजारा आएगा? ठीक है, आपने इतनी मेहनत से, बड़ी कंजूसी से ये चीज बनाई है, ठीक है, और बड़ी खून पसीने से आपने मेहनत की है, आपने कार, कोठी, जमीन, प्रॉपर्टी बनाई है। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा, आप सोचो।
तो ये किसान थे जो ये सरकार के इस फैसले के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। ये 1951 की बात है। तो मुझे आप एक क्वेश्चन बताएं कि क्यों नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को चेंज क्यों नहीं कर सकती पार्लियामेंट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया, क्यों दिया फैसला ऐसा? बोलो। ऐसा कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? नहीं, कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, नहीं, ऐसा कोर्ट ने क्यों फैसला दिया? आप जजेस होते, ठीक है, तो आप भी ऐसा फैसला देते, क्यों? कि पार्लियामेंट के पास शक्ति नहीं है अमेंडमेंट करने की फंडामेंटल राइट में, ऐसा क्यों? हाँ जी, आप सौ तो नहीं गए? हाँ जी, बोलो, बोलो, क्या आंसर आएगा? नहीं, ये चीज नहीं, ये तो विक्रम ने कहा, मैंने पहले ही गलत कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? जैसे सॉन्ग की तरह, ओ पिया पिया तूने ऐसा क्यों किया? तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हेमराज। आज का सबसे लंबा सिक्सर हेमराज के नाम, आर्टिकल 19 की वजह से। आर्टिकल 19 की किस क्लॉज की वजह से? बिल्कुल सही आंसर है हेमराज आपका। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये राइट टू फ्रीडम, ये तो है आर्टिकल 19, लेकिन इसकी किस क्लॉज की वजह से? नहीं, नहीं, नो, 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। चलो मैं बताता हूं आपको, आर्टिकल 19(1)(a)(f) और आर्टिकल 31 की वजह से। क्या थे ये आर्टिकल 19(1)(f) और 31? राइट टू प्रॉपर्टी, कि आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप। ठीक है, संविधान में लिख दिया कि आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन संविधान बनने के बाद तो फिर तो छीननी स्टार्ट कर दी सरकार ने। ठीक है, ये तो चीज उल्ट होगी ना, ये तो कॉन्ट्रेरी होगी बात। संविधान कहता है कि आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, सरकार कहती है कि आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो फिर डिस्प्यूट हो गया भाई। तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी कब खत्म किया गया? मैंने आपको पढ़ाया ये, राइट टू प्रॉपर्टी कब खत्म किया गया, किस साल खत्म किया गया राइट टू प्रॉपर्टी? क्योंकि इस वजह से सरकार और पार्लियामेंट के बीच में जंग चलती रही। 1978 बिल्कुल सही आंसर है जोबन, लेकिन 44th अमेंडमेंट बिल्कुल सही है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। एक केस और आया है, गोलखनाथ केस की हमने डिस्कस की, शंकरी प्रसाद की डिस्कस की, केशवानंद भारती केस की हमने डिस्कशन की। एक रह गया मिनर्वा मेल एमएम केस, एमएम, ये केस क्या था? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो आपका जो यूपीएससी का भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है, उस पर आपने वर्क करते रहना है।
ये केस क्या था? जुडिशरी का रिव्यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये मीनू सागर। क्या केस था ये? कर्नाटका का केस है। वहां पे एक मिल थी, सरकार ने उसे नेशनलाइजेशन कर दिया, उसका उनको सरकारी कर दिया किसी प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, वो भाई कोर्ट पहुंच गई। ठीक है, तो वहां पे कोर्ट ने डिसाइड किया जुडिशरी के रिव्यू को कि देखो कोई भी ऐसा लॉ जो कोई गलत बनता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनता है, तो कोर्ट उसे देख सकती है। जुडिशरी के रिव्यू को फिक्स किया गया। चलो, ये था बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको सारे केस समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो कोई पॉलिटी की न्यूज़ बताएं। पॉलिटी की न्यूज़। हाँ जी, कोई न्यूज़ नहीं है पॉलिटी की। अरे भाई, पॉलिटी की न्यूज़ नहीं है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने रिजाइन दे दिया। चलो, अच्छा हुआ। कोई और कोई खबर? हाँ जी, और कोई खबर पॉलिटी की? हाँ जी, कोई एक दो न्यूज़ और बताएं, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। एक दो और न्यूज़। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर मैं ऐड कर लूँगा आपको। मैसेज कर देना आप। हाँ जी, कोई और पॉलिटी की न्यूज़? ओके, कर्नाटका मनरेगा बिल को अमेंडमेंट कर रही है। हाँ जी, कोई और कोई खबर? एक न्यूज़ आज की न्यूज़ है, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अफ्स्पा। ठीक है, 1958 में बना था ये। आर्मी को इतनी शक्ति दे दी है कि आप किसी की गोली भी मार दो तो मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अफ्स्पा, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो आज की न्यूज़ है ये। क्या न्यूज़ है? किस स्टेट में ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है? किस स्टेट में बोलो? बिहार में नहीं है जी। बिहार में इतनी इंसर्जेंसी नहीं है। नहीं, जे एंड के भी नहीं है। जे एंड के में लगा हुआ है, हरियाणा में भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल की बात है ये। अरुणाचल, असम और अरुणाचल, ये कंफ्यूज हो गए भाई। अरुणाचल में और असम में चेक करो इसे। अरुणाचल है जहाँ असम है। हाँ जी, आंसर नहीं आया अभी आपका। अप्सपा किस स्टेट के तीन डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है? हाँ जी, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। हाँ जी, बोलो क्या आंसर है? मेरे मुताबिक अरुणाचल है।
ठीक है, चलो बहुत है, आज का काम इतना ही। ठीक है, चलो जाते जाते एक और चीज बताओ मुझे। आपने मेन चीज तो बताई नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं कई स्टेट में, ये तो आपने पॉलिटी की न्यूज बताई नहीं है। ठीक है, थोड़ा जो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है वो पढ़ा करो। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना है। सब्जेक्ट को बुक के हिसाब से नहीं सोचना, अपने हिसाब से सोचो। ठीक है, तो आप किसी काम को कोई बुक के हिसाब से थोड़ी करते हैं। ठीक है, यूपीएससी में वही कैंडिडेट सक्सेस रहेगा जो बुक से बाहर सोचता है, मतलब उस पॉलिटी को, सब्जेक्ट को बुक बुक से बाहर देखता है। ठीक है, बुक से बाहर देखने का क्या मतलब है? हाँ जी, अपनी एजप्शन बनाता है, अपने तर्क निकालता है, वो सोचता है कि ये चीज क्यों है, क्यों की कैसे। ठीक है, आप कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, मान लो आप कोई खाना बनाते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी बुक से पढ़ भी लिया, लेकिन उसमें कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कि ये चीज हम ये डाल दें इसमें तो ये हो सकता है, ये डाल दें तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कार्डामम इलायची भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, इस डिश में हम ये दही भी मिला सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से दिमाग लगाना। तो बुकिश नॉलेज से आप बाहर सोचा करो, वो सब्जेक्ट को बाहर से पकड़ बनाओ उनकी। ठीक है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। मोबाइल भी हैंग हो जाता है, उसको अपडेट ना करें। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे।